जय श्री राम साथियों। मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। तो प्राचीन इतिहास की कड़ी में आज हम करेंगे गुप्त राजवंश। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त राजवंश। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मौर्य काल पढ़ा था। तो मौर्यों के बाद कुषाण आए। कुषाण कहाँ तक आए? लेकिन जैसे देखिए, ये है हमारा, सपोज ये हमारा ये भारत है, ठीक है। जो तो कुषाण थे केवल उत्तर भारत तक सीमित रहे। यहाँ पे कौन रहे? कुषाण। और दक्षिण भारत में कौन रहे? आंध्र। सातवाहन बोलते हैं ना, तो आंध्र कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। तो सातवाहन कहाँ पे आए? दक्षिण में आए, ठीक है। हमने कौन कौन से राजवंश पढ़ लिए? देखिए, हमने मगध में जो जो राजवंश थे, हर्यक पढ़ लिया, शिशुनाग पढ़ लिया, नंद पढ़ लिया। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, मौर्य, फिर शुंग पढ़ा, उसके बाद शुंग पढ़ा, फिर उसके बाद कण्व पढ़ा, फिर सातवाहन पढ़ा। सातवाहन। उसके बाद हमने कुषाण भी पढ़ा था। लेकिन हमने फिर इनमें यही देखा कि जो कुषाण थे केवल उत्तर भारत तक सीमित थे। कुषाण केवल उत्तर भारत तक सीमित थे और सातवाहन केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे। और जो मौर्य थे, मौर्यों का तो अखंड भारत पर राज्य था। अखंड भारत पे राज्य था, यहाँ बांग्लादेश तक और यहाँ अफगानिस्तान तक पूरा राज्य किनका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इनके बाद मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य के काल के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जो हमारा अखंड भारत था, ये इस तरह से अलग अलग राजवंशों में बट गया। तो क्या हुआ था? मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण अर्थात भूमिदान होने लगा। भूमिदान होने लगा तो भूमिदान होने से सब ने अपनी अपनी भूमि में मतलब अपना अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो इस कारण हमारा जो अखंड भारत था वो बटने लगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई, ठीक है। व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई कब? गुप्त काल में, क्योंकि तब साधन भी विकसित मतलब साधन भी विकसित हो रहे थे समय के साथ साथ। तो व्यापार वाणिज्य में भी उन्नति हुई। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कुषाण काल को क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। कुषाण काल कहाँ था? केवल उत्तर भारत में था ना। कौन था संस्थापक कुषाण काल, कुषाण वंश का? कुजूल कड़फिसस और फिर विम कड़फिसस, जो सोने के सिक्के चलाता है वही विम कड़फिसस, वही कुषाण राजा। तो व्यापार की दृष्टि से जो कुषाण काल था उसको क्या कहा गया है? स्वर्ण काल, क्लासिक एज। स्वर्ण काल कहा गया है व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से किसको? कुषाण काल को। भारत से रोम व्यापार होता था। भारत से कहाँ व्यापार होता था? रोम व्यापार। और व्यापार में किस चीज़ का निर्यात करते थे? जो रेशमी वस्त्र होते थे भारत के, और जो गोल मिर्च होती थी, गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च, काली मिर्च जो दाने होते हैं चाय में डालते हैं जिसको काली मिर्च। तो जो काली मिर्च होती थी उसको यवन प्रिय बोलते थे। यवन प्रिय क्योंकि इन लोगों को ये बहुत प्रिय थी। और मसालों को प्रिजर्व करने के लिए ये मसाले वगैरह इन सब का भी आयात करते थे। और हाथी दांत, मोती, ये सब कोच्चि बंदरगाह पांड्य राज्य से होते थे। हाथी दांत और मोती कोच्चि बंदरगाह पांड्य राज्य से होते थे। जो प्लिनी है इतिहासकार, प्लिनी इतिहासकार ने दुख प्रकट किया कि रोम का सोना लगातार भारत जा रहा है। रोम का सोना लगातार भारत जा रहा है क्योंकि भारत से इतना निर्यात होता था। तो इस कारण वो प्लिनी ने दुख प्रकट किया, इतिहासकार ने, कि उसने कहा कि रोम का जो भी सोना है लगातार भारत जा रहा है। ऐसे ही हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं बना। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने लूट के इसको एकदम ख़त्म कर दिया, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ से सब जगह निर्यात होता था और मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था। चलिए अब हम देखेंगे 3 मूर्तिकला शैलियाँ विकसित हुई कब? गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में 3 मूर्तिकला शैलियाँ विकसित हुई। कौन कौन सी थी? गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ठीक है। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो ये जो मूर्तिकला शैलियाँ थी कौन कौन किस किस काल में विकसित हुई और किसने किनको संरक्षण दिया और इनमें क्या विशेषताएं थी, तो हम इनके बारे में देखेंगे अब। तो 3 मूर्तिकला शैलियाँ थी, कौन कौन सी? गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गांधार शैली हमने कल पढ़ी थी। उसमें क्या था? जो गौतम बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कौन सी शैली में बनी थी? गांधार शैली में। और बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी शैली में बनी थी? मथुरा शैली में। ठीक हो गया। चलिए
अब देखते हैं जो गांधार शैली है, गांधार शैली को किसने संरक्षण दिया था? कुषाणों ने। ठीक है, गांधार शैली को किसने संरक्षण दिया? कुषाणों ने। और गांधार शैली पे क्या था? इंडो ग्रीक यूनानी हिंद भवन प्रभाव था। गांधार शैली पे हमको इंडो ग्रीक यूनानी हिंद भवन प्रभाव देखने को मिलता है। और ये काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनी थी। काले ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग होता था इसमें। ठीक है, गांधार शैली के जब हम मूर्ति वहाँ बनाते थे तो इसमें कौन से पत्थरों का प्रयोग होता था? काले ग्रेनाइट पत्थरों का। और कौन से किन से प्रभावित थी ये? इंडो ग्रीक यूनानी। संरक्षण किसने दिया? कुषाणों ने। अब देखेंगे मथुरा शैली। मथुरा शैली, इसमें आदर्शवादी मूर्तियाँ बनने लगी। आदर्शवादी मूर्तियाँ बनने लगी मथुरा शैली में। देखिए, हमने मौर्य काल में पढ़ा था, मौर्य काल में अश्लील और नग्न मूर्तियाँ ज़्यादा थी, जो गुप्त काल तक आते आते वो समाप्त हो गई। तो मथुरा शैली में क्या बनने लगी? आदर्शवादी मूर्तियाँ। और ये कैसे बनती थी? लाल बलुए पत्थर से बनती थी। ठीक है, मथुरा शैली में जो मूर्तियाँ बनती थी कैसे बनती थी? लाल बलुए पत्थर से बनती थी। और जो तीसरी थी अमरावती शैली, ये बनती थी सफ़ेद संगमरमर से। अमरावती शैली किससे बनती थी? सफ़ेद संगमरमर से। अब ये बताइए, सातवाहन वंश कहाँ था? आंध्र में था। आंध्र में था ना, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हम अमरावती भी बोलते हैं ना। अमरावती तो हैदराबाद थी, लेकिन फिर अभी अमरावती, तो इस चक्कर में तो इसको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं जो सातवाहन काल में अमरावती शैली विकसित हुई। ठीक है, तो अमरावती शैली कब विकसित हुई? सातवाहन काल में। मथुरा शैली किससे बनती थी? लाल बलुआ पत्थर। और गांधार शैली काले ग्रेनाइट। देखिए, गांधार शैली काले ग्रेनाइट, मथुरा लाल बलुआ पत्थर। और अमरावती शैली सफ़ेद संगमरमर से। अमरावती शैली को किसने मतलब किस क्या काल में विकसित हुई थी? सातवाहन काल में। और गांधार शैली को किसका संरक्षण था? कुषाणों का संरक्षण था। और हिंद भवन प्रभाव से संबंधित थी, इंडो ग्रीक यूनानी। ठीक है, और अभी हमने देखा था ये गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में थी और सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार में बनी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम गुप्त काल को। ये अभी तक इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। ठीक है, अभी गुप्त काल शुरू नहीं हुआ है। गुप्त काल संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, क्योंकि सामंतवाद बढ़ा तो वहाँ से ये राजवंश स्थापित हुई। ठीक है, कुषाणों के सामंत थे कौन? गुप्त, मतलब ऐसा माना जाता है। वायु पुराण में गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो किनको कहते हैं? श्री गुप्त को। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। श्री गुप्त के बाद इनके पुत्र घटोत्कच गद्दी पे बैठते हैं। श्री गुप्त के बाद इनके पुत्र घटोत्कच गद्दी पे बैठते हैं। ये भीमपुत्र घटोत्कच नहीं है, महाभारत वाले भीमपुत्र घटोत्कच नहीं है, ये गुप्त काल के घटोत्कच हैं, श्री गुप्त के पुत्र। तो चलिए, एक विद्वान है पाटीजर। पाटीजर ने बताया कि पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है अपितु इनमें राजाओं की वंशावलियाँ भी मिलती हैं। पाटीजर ने क्या कहा? पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं अपितु इनमें राजाओं की वंशावलियाँ भी मिलती हैं। क्यों? अभी हमने कौन से पुराण में बोला? गुप्त वंश की जानकारी किस में मिलती है? वायु पुराण में। और मौर्य वंश की किस में? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में। और मत्स्य पुराण में किसकी? आंध्र सातवाहन की जानकारी किससे? मत्स्य पुराण से मिलती है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं अपितु इनमें राजाओं की वंशावलियाँ भी मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, श्रीगुप्त तो संस्थापक थे गुप्त वंश के, लेकिन जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के राजा हैं और इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किनको? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, और इनका कार्यकाल था 319 से 335 ईस्वी तक। 319 से 335 ईस्वी तक इनका चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि थी वो? महाराजा धीराज उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजा धीराज उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलाए क्या? राज दंपति प्रकार के सिक्के चलाए, जो कि किसके थे? राज दंपति प्रकार, यानी कि ये सोने के बने थे। AU लिखा है, सोने का प्रतीक होता है।
साइंस में। तो राज दंपति प्रकार के सिक्के तो जो थे वो सोने से निर्मित थे। इनको राजा रानी प्रकार का सिक्का भी बोलते हैं। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और इन्होंने रजत सिक्के भी चलाए, ठीक है। रजत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के भी चलाए। और राज दंपति प्रकार के सिक्के कैसे थे? सोने के थे। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? कुमार देवी। ये थी लिच्छवी राजा वृषभदेव थर्ड की पुत्री। लिच्छवी के राजा की पुत्री थी। लिच्छवी के राजा वृषदेव तृतीय की पुत्री थी। कौन? कुमार देवी। कुमार देवी से विवाह किया तो इनको दहेज में क्या मिला? वैशाली मिला। इनको दहेज में कौन मिला? वैशाली। चंद्रगुप्त प्रथम को ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो इनको क्या मिला? दहेज में वैशाली मिला। तो और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त इनका नैनीहाल कहाँ हुआ? लिच्छवी। तो इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का काल था 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का काल रहा 335 से 375 ईस्वी तक। V.A. स्मिथ एक इतिहासकार है। V.A. स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। और क्यों कहा भारत का नेपोलियन? जिस तरह नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार किया था, उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी अपने साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार किया। सर्वाधिक विस्तार करने के कारण इनको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। किनको? समुद्रगुप्त को। और इनके अभियान हैं, समुद्रगुप्त के अभियान हैं, इनके युद्ध हैं। आर्यावर्त में दो अभियान किए। इनमें पहले 3 बाद में 9 राजाओं को पराजित किया। 2 अभियान किए आर्यावर्त में, 2 अभियान किए। पहले अभियान में 3 राजाओं को हराया और जब दूसरा अभियान किया उसमें 9 राजाओं को हराया। किसने? समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त की नीति थी कौन सी? प्रशभोधरण नीति थी। प्रशभोधरण नीति, इन्होंने जो राज्य था, जैसे यहाँ पे कोई राज्य है तो उनको समूल नष्ट करके वहाँ पे गुप्त वंश स्थापित किया। मतलब एकदम उसका नामो निशान मिटा के वहाँ पे दूसरा मतलब अपना राज्य स्थापित किया। ये कौन सी नीति थी? प्रशभोधरण नीति थी। प्रशभोधरण नीति थी किसकी थी? समुद्रगुप्त की। और आर्यावर्त में तो 2 अभियान किए। पहले में 3 राजाओं को हराया, दूसरे में 9 राजाओं को हराया प्रशभोधरण नीति से। और 2 आर्यावर्त में किए तो दक्षिणावर्त में भी किए। दक्षिणावर्त में इन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिणावर्त में इन्होंने कितने? 12 राजाओं को पराजित किया। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? काशी नरेश विष्णुगुप्त कर रहा था दक्षिणावर्त में नेतृत्व। काशी नरेश विष्णुगुप्त। काशी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी ना। अभी हम पल्लव वंश पे पढ़ेंगे आगे। तो जो दक्षिणावर्त में नेतृत्व कौन कर रहा था? 12 राजाओं को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। इनका नेतृत्व कर रहा था काशी नरेश विष्णुगुप्त नेतृत्व कर रहे थे और इनको पराजित कर दिया समुद्रगुप्त ने। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त की उपाधियाँ। समुद्रगुप्त की उपाधियाँ हैं पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, क्रमांक, सर्वराज्योच्छेता। पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, सर्वराज्योच्छेता। पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, सर्वराज्योच्छेता। तो इनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं? पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, क्रमांक, सर्वराज्योच्छेता और भारत का नेपोलियन, लिच्छवी दौहित्र। ये सब किसकी उपाधियाँ हैं? समुद्रगुप्त की। अब देखिए समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है हमको प्रयाग प्रशस्ति लेख से। प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो मूलतः किसका लेख है? अशोक का लेख है। अशोक कौन था? मौर्य शासक था ना। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमको समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख को उत्कीर्ण किसने किया? मतलब लिखा किसने इसको? क्योंकि लेख उसमें लिखना होता था, मतलब खुरेद के लिखना होता था, तो ये लिखा था तिलक भट्ट ने। प्रयाग प्रशस्ति लेख को उत्कीर्ण किसने कराया? तिलक भट्ट ने। और इसी प्रयाग प्रशस्ति लेख को अकबर कौशाम्बी से इलाहाबाद लेके आता है। इसी लेख को अकबर कहाँ से? कौशाम्बी से इलाहाबाद लेके आता है प्रयाग प्रशस्ति लेख को, तिलक भट्ट द्वारा उत्कीर्णित। और इसमें क्या है? इसमें नीति, ये समुद्रगुप्त की नीति बताई गई, दिग्विजय नीति।
इसने दिग्विजय धर निबंध नीति का अनुसरण किया। इसने दिग्विजय धर निबंध नीति का अनुसरण किया। भूमंडल को एक राष्ट्र में बांधना, दिग्विजय नीति, इसका मतलब था भूमंडल या भारत को एक राष्ट्र के रूप में बांधना, यानी कि अखंड भारत की स्थापना करना एक तरह से। तो एक राष्ट्र में दिग्विजय नीति का अनुसरण किया किसने? प्रयाग प्रशस्ति लेख में बताया गया है समुद्रगुप्त ने। और उल्लेख किस मूलतः किसका है? ये अशोक का उल्लेख है। और इसमें क्या क्या है? 33 पंक्तियां हैं, टोटल 33 की पंक्तियां हैं किसमें? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। लिपि है ब्राह्मी, भाषा है संस्कृत। लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत, 33 पंक्तियां, ब्राह्मी लिपि, भाषा संस्कृत। और लिखा है चंपू शैली में। चंपू शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होती है चंपू शैली। चंपू शैली। और इसके रचनाकार हैं कौन? हरिशेन। हरिशेन है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार, लेकिन उत्कीर्णक कौन है? तिलक भट्ट। और इसी लेख में इनको उपाधियां दी गई हैं। उपाधियां दी गई हैं किसको? समुद्रगुप्त को। धर्म प्राचीर बंधु, कवि राजा, लिच्छवी दौहित्र। धर्म प्राचीर बंधु, कवि राजा, लिच्छवी दौहित्र, ये किसको उपाधियां दी गई है? समुद्रगुप्त को। और कवि राजा कहा गया है, ये वीणा वाद्य यंत्र भी बजाते थे इसलिए। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति पर नहीं है। समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति पर नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर नहीं है। जैसे ही समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर उसके बाद इसने एक उपाधि धारण की। वो उपाधि थी प्रतिव्याय प्रतिरथ उपाधि धारण की किसने? समुद्रगुप्त ने, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद। प्रतिव्याय प्रतिरथ का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो। तो उन्होंने क्या, इसलिए ये प्रतिव्याय प्रतिरथ उपाधि धारण की अश्वमेध यज्ञ करने के बाद। ठीक है। और समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। उनमें से हैं गरुड़ प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के, व्याघ्र हनन, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, बीणा वाहन प्रकार। कौन कौन से थे? गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, बीणा वाहन प्रकार। बीणा वाहन क्यों? क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। फिर से बोलेंगे, गरुड़ धनुर्धारी व्याघ्र हनन, गरुड़ धनुर्धारी व्याघ्र हनन, परशु अश्वमेध बीणा वाहन, परशु अश्वमेध बीणा वाहन, गरुड़ धनुर्धारी व्याघ्र हनन, गरुड़ धनुर्धारी व्याघ्र हनन, परशु अश्वमेध बीणा वाहन, परशु अश्वमेध बीणा वाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाख दत्त ने एक किताब लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम किताब किसने लिखी? विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त और देवी ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में लिखा गया है। विशाख दत्त ने लिखा देवी चंद्रगुप्तम। अभी ध्रुव देवी कौन थी, इसके बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बनता है। समुद्रगुप्त के बाद कौन बनता है? रामगुप्त राजा बनता है। देखिए, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम तो समुद्रगुप्त का पिता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय इसका छोटा पुत्र था, और समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त। तो जो रामगुप्त था, समुद्र के गुप्त के बाद ये राजा बना, क्योंकि बड़ा बेटा राजा बनता है, तो रामगुप्त राजा बना। तो जो रामगुप्त की पत्नी थी वो थी ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी ने रामगुप्त की हत्या कर दी। ध्रुव देवी ने रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिया। तो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त का भाई, रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, ये शक राजा नहीं था। हाँ, गुप्त राजा था, रामगुप्त नहीं था। चंद्रगुप्त, हाँ ठीक है।
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा की हत्या की, फिर रामगुप्त की हत्या की। चंद्रगुप्त द्वितीय शक राजा की हत्या की, फिर रामगुप्त की हत्या की। हाँ, रामगुप्त की हत्या तो ध्रुव देवी कर देती है। तो आप देखेंगे अब आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चलिए, इसका काल था 375 से 415 ईस्वी तक। 375 से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त, माता दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता कौन? दत्त देवी। चंद्रगुप्त के अन्य नाम थे देवराज, देवर्षि, देवगुप्त। देवराज, देवर्षि, देवगुप्त। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम थे देवराज, देवर्षि, देवगुप्त। देखिए ऐसे याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? ध्रुव देवी का क्या था? देवर था। ध्रुव देवी का देवर था। तो इसके अन्य नाम क्या थे? देवर, इनकी देवराज, देवर्षि, देवगुप्त। तो ये इसके नाम थे, ठीक है, वैसे नाम थे। बस याद करने के ट्रिक है, बाकी क्या। फिर ये उसी से विवाह कर लेती है, किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। हाँ, अब देखिए, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी उपाधियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ हैं। और शकारी भी कहा जाता है इनको। शकारी क्यों कहा जाता है? शकों को हराने के कारण। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों को हराने के कारण शकारी भी कहा जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया किससे? कुबेर नागा से। कुबेर नागा से विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया। तो इनकी एक पुत्री हुई प्रभावती। इनकी एक पुत्री हुई प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह इन्होंने किया वाकाटक वंश के राजा रुद्र सिंह द्वितीय से। वाकाटक वंश के राजा रुद्र सिंह द्वितीय से विवाह किया किसने? प्रभावती का। कौन थी ये? चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री, ठीक है। अब देखिए वाकाटक, अब वाकाटक इनके रिश्तेदार बन गए हैं, इनकी रुद्र सिंह सेकंड इनके जमाई हैं किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो अब वाकाटक और गुप्त दोनों मिल गए। वाकाटक और गुप्त दोनों ने मिलकर शकों का उन्मूलन किया। शकों का उन्मूलन किया। शकों का उन्मूलन किया। तो इसमें रुद्र सिंह मारा गया। इसमें रुद्र सिंह मारा गया। इन्होंने मतलब मिलके उन्मूलन किया, लेकिन रुद्र सिंह इसमें मारा गया। और वाकाटक और गुप्त, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली और भड़ोत्कच, भृगुकच्छ पर भी नियंत्रण कर लिया। भृगुकच्छ पर भी नियंत्रण कर लिया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई? उज्जैन। दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन, ठीक है। चलिए, अब मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। तो ये इसको कहा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनाया। किसको? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनाया। और इसकी जो इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, इसकी क्वालिटी अभी तक मतलब बरकरार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है चीनी यात्री फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आता है? चीनी यात्री फाहियान। फाहियान की पुस्तक है फूको की या फोक्यू की, जो भी है फूको की। इसकी पुस्तक है किसकी? फाहियान की। इसने बताया, इसने अपनी पुस्तक फूको की में बताया है कि गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से व्यापार होता था। कौड़ियों के माध्यम से व्यापार होता था। गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से व्यापार होता था, अर्थात गुप्त काल में व्यापार में गिरावट आई थी। गुप्त काल में व्यापार में गिरावट आई थी, ठीक है। चलिए, अब इनके दरबार में नव रत्न भी थे। नव रत्न भी थे किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब इन नवरत्नों के नाम हमको याद करने पड़ेंगे। चलिए, ये कौन कौन थे? ये थे कालिदास। कालिदास जो कि एक साहित्यकार थे। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, ऋतु वर्णन और मेघदूतम, बहुत सारी किताबें हैं, कुमार संभवम। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या थे? इतिहासकार थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त
द्वितीय के दरबार में नवरत्न विराजते थे। और बेताल था, बेताल क्या था, जादूगर, यानी कि विक्रम बेताल की जो स्टोरी है उसमें क्या होता है, बेताल पीठ में बैठे रहते हैं ना विक्रम के और उसको स्टोरी सुनाते हैं, तो ये क्या होता है, जादूगर होते हैं। और एक घटक पर था, घटक पर था कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ कौन था, घटक पर, घटक पर क्या था, कूटनीतिज्ञ। और छपणक था ज्योतिष, छपणक था, छपणक था ज्योतिष, छपणक था ज्योतिष। और बराह मिहिर था, ये भी ज्योतिष, बराह मिहिर भी ज्योतिष। और अमर सिंह कोशकार था, अमर सिंह कोशकार था। वर रुचि व्याकरण था, वर रुचि व्याकरण था। शंकु वास्तुकार था और धन्वंतरी चिकित्सक थे, शंकु वास्तुकार था और धन्वंतरी चिकित्सक थे। फिर से देखेंगे हम गुप्तों के नवरत्नों को। कालिदास थे साहित्यकार, बेताल जादूगर, घटकपण कूटनीतिज्ञ, छपणक ज्योतिष, बराहमिहिर ये भी ज्योतिष, अमर सिंह कोशकार, वर रुचि व्याकरण, शंकु वास्तुकार, धन्वंतरी चिकित्सक। फिर से देखेंगे कालिदास बेताल घटक पर, कालिदास बेताल घटक पर, छपणक बराहमिहिर, छपणक बराहमिहिर, छपणक बराहमिहिर। अमर सिंह वर रुचि शंकु, अमर सिंह वर रुचि शंकु धन्वंतरी, अमर सिंह वर रुचि शंकु धन्वंतरी। कालिदास बेताल घटक पर, छपणक बराहमिहिर, छपणक बराहमिहिर। अमर सिंह वर रुचि शंकु, अमर सिंह वर रुचि शंकु और धन्वंतरी। चलिए देखिए, अभी हमने कौन पढ़ा था, फूको की आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और अपने फूको की में बताया, फाहियान ने, चीनी यात्री, अपनी किताब में बताया कि भारत में कौड़ी के मतलब कौड़ी के भाव व्यापार होता था, इनकी भारत में व्यापार की स्थिति खराब हो गई थी। और जो चीनी यात्री हुइनसांग था, फाहियान भी चीनी यात्री था ना, अब हुइनसांग भी आता है, हुइनसांग आता है हर्ष के दरबार में, हर्ष है वर्धन वंश का, तो ये हर्ष के दरबार में आता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन, कुमारगुप्त। इनका काल है 415 से 455 ईस्वी, 415 से 455 ईस्वी। चलिए, और इनकी माता कौन, वही ध्रुव देवी, कुमारगुप्त की माता कौन, ध्रुव देवी। ठीक है, और इन्होंने उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य शक्रादित्य, महेंद्रादित्य और शक्रादित्य दो उपाधि धारण की, किसने, कुमारगुप्त ने, महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले, गुप्तों के मिले, कितने, 18। सर्वाधिक अभिलेख गुप्तों में कितने मिले इनके, कुमारगुप्त के 18। गुप्तों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किनके मिले, कुमारगुप्त के। और पहला अभिलेख था इनका बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश का, बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश का किसका था, कुमारगुप्त का। और तुमैन अभिलेख है मध्य प्रदेश का, तुमैन अभिलेख मध्य प्रदेश का, ये भी किसका है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को इस तुमैन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य कहा है, कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कौन से अभिलेख में कहा है आएगा, तो तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तुमैन अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले गुप्तों में, कुमारगुप्त के, कितने मिले थे, 18। और इनका पहला अभिलेख कौन सा था, बिलसड़ अभिलेख, कहाँ है, यूपी में, बिलसड़ अभिलेख कहाँ है, यूपी में, पहला अभिलेख किसका, कुमारगुप्त का। और कुमारगुप्त की मुद्राएं भी थी, कुमारगुप्त की मुद्राएं कौन सी शैली में थी, मयूर शैली में, कुमारगुप्त की मुद्राएं कौन सी शैली में थी, मयूर शैली में। और इसने अपने सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का अंकन किया, कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर किसका अंकन किया, अश्वमेध यज्ञ का। इसने एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था, कौन था वो, द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने, जो कि कहाँ स्थित है, राजगीर बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राजगीर बिहार में। स्थापना की थी इनकी गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने, संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं हम, महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था किसने, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और जो इसका पुस्तकालय था, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, उसका वो था धर्मगंज,
नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था धर्मगंज। कहते हैं कि जब इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी, तो वो आग कई दिनों तक जलती रही, कई महीनों तक जलती रही, ऐसा इतिहास में वर्णन है। मतलब उस पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें थी और उसको नष्ट कर दिया इस बख्तियार खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। तक्षशिला में आचार्य थे चाणक्य। और जो गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ हो गया? नालंदा, यानी कि बिहार में हो गया। तक्षशिला ऊपर है ना। चलिए अब पढ़ेंगे हम स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन? स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक, अंतिम महान गुप्त शासक। ठीक है, ये कौन थे? स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी, 455 से 467 ईस्वी तक इनका काल था। स्कंदगुप्त का वर्णन है भीतरी स्तंभ लेख, उत्तर प्रदेश के भीतरी स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त का वर्णन है उत्तर प्रदेश के भीतरी स्तंभ लेख में। तो इसमें क्या लिखा है? कुमारगुप्त के शासन, कुमारगुप्त के शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र एक जाति थी जो कि कहाँ पे रहते थे? नर्मदा के मुहाने पर रहते थे। नर्मदा के मुहाने पर रहते थे पुष्यमित्र जाति के लोग। ये इन्होंने कुमारगुप्त के शासन के अंतिम वर्षों पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमको? भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, अब समुद्रगुप्त, अब स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? कर्मादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि थी कर्मादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि थी कर्मादित्य। हूण शासक खुशनबाज का आक्रमण असफल। हूण शासक खुशनबाज ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के काल में, इसको स्कंदगुप्त ने असफल कर दिया। ठीक है, हूणों के आक्रमणों ने भारत रोम व्यापार को भी क्षति पहुंचाई। भारत रोम व्यापार को भी क्षति पहुंचाई किसने? हूणों के आक्रमण ने। और हूणों का खुशनबाज एक शासक था, इसका आक्रमण को असफल किसने किया? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक है द मोस्ट फेमस ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी का। ठीक है, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किसमें है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। ये उत्तर गुप्तकालीन अभिलेख है। ठीक है, गुप्तकालीन नहीं है, गुप्त काल के बाद का अभिलेख है। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी का, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है, चलिए अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अब हम पढ़ेंगे गुप्त प्रशासन। ठीक है, गुप्त प्रशासन देखेंगे अब हम। वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन था। गुप्त प्रशासन कैसा था? वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन था। गुप्त प्रशासन कैसा था? वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन था। राजा क्या होता था? सर्वोच्च होता था। राजा होता था सर्वोच्च। गुप्त प्रशासन था वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन, राजा होता था सर्वोच्च। ठीक है, राजा क्या होता था? सर्वोच्च होता था। और प्रशासनिक अधिकारियों को भूमिदान देने लगा। मतलब गुप्त प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भूमिदान दिया जाने लगा। तो भूमिदान दिया जाने लगा तो विकेंद्रीकरण बढ़ गया। केंद्रीकरण तो क्योंकि सबने भूमि, तो विकेंद्रीकरण बढ़ा। भूमिदान देने से विकेंद्रीकरण के साथ साथ क्या बढ़ गया? और सामंतवाद बढ़ गया। सामंतवाद बढ़ गया। ओके, चलिए आगे। आप देखेंगे जो गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री थे, जैसे मौर्य काल में कितने थे? 18 तीर्थ थे ना। 18 तीर्थ, 18 मंत्रियों को बोलते थे। तो यहाँ के जो कुछ प्रमुख मंत्री हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कौन से मंत्री के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? महासंधि विग्राहक शब्द प्रयुक्त होता था युद्ध व शांति के मंत्री के लिए। युद्ध व शांति के मंत्री के लिए शब्द प्रयुक्त होता था महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक शब्द प्रयुक्त होता था युद्ध व शांति के मंत्री के लिए। महादंड नायक शब्द प्रयुक्त होता था न्यायाधीश के लिए। महादंड नायक शब्द प्रयुक्त होता था न्यायाधीश के लिए। दंडपाशिक शब्द प्रयुक्त होता था पुलिस अधिकारी के लिए। दंडपाशिक शब्द प्रयुक्त होता था पुलिस अधिकारी के लिए। महाबलाधिकृत शब्द प्रयुक्त होता था सेनापति के लिए। महाअक्षपटलिक
राजस्व व अभिलेख अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था। और एक और है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक ये प्रयुक्त होता था धार्मिक मामलों के मंत्री के लिए। अब इनको एक बार फिर से देखेंगे याद करने के नज़रिए से। देखिए, महासंधि विग्राहक, संधि कौन कराएगा? जो युद्ध में जाएगा, यानी कि युद्ध में जो शांति कराएगा, युद्ध व शांति का मंत्री। तो कौन हो गया? महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का मंत्री। अब देखिए, महादंड नायक। महादंड नायक, दंड कौन देगा? न्यायाधीश। दंड कौन देता है? न्यायाधीश। तो ये भी कौन हो जाएगा? न्यायाधीश। महादंड नायक ये हो जाएगा न्यायाधीश। देखिए, अब दंड पाशिक। दंड पाशिक और महादंड नायक में अंतर है। दंड पाशिक, दंड पाशिक, दंड पाशिक होगा पुलिस अधिकारी। ठीक है, महादंड नायक न्यायाधीश, दंड पाशिक हो गया पुलिस अधिकारी। और महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत यानी कि बहुत ज़्यादा बल किसके पास होता है? सेनापति के पास। महाबलाधिकृत, बलाधिकृत कौन हो गया? सेनापति। महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक होता है राजस्व अभिलेख अधिकारी। राजस्व अभिलेख अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, विनय कौन करता है? इनकी प्रार्थना कौन करता है? धार्मिक मामलों में। धार्मिक मामलों का मंत्री विनय स्थिति स्थापक। फिर से बोलेंगे, महासंधि विग्राहक युद्ध शांति का मंत्री, महादंड नायक न्यायाधीश, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी, महाबलाधिकृत सेनापति, महाअक्षपटलिक राजस्व व अभिलेख अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का मंत्री। चलिए, अब हम देखेंगे गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था। गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो जो गुप्त काल में सत्ता होती थी पितृ सत्तात्मक होती थी। पितृ सत्तात्मक होती थी। 4 वर्ण थे, 4 वर्णों में विभाजित था गुप्त समाज। दास प्रथा थी, दास प्रथा थी। दासत्व मुक्ति के विधान सर्वप्रथम नारद ने प्रस्तुत किए। दासत्व मुक्ति के विधान सर्वप्रथम नारद ने प्रस्तुत किए। देवदासी प्रथा भी थी, देवदासी प्रथा भी थी। इसका कालिदास का मेघदूत, मेघदूत एक रचना है किसकी? कालिदास की। कालिदास इनके दरबार में नवरत्न था ना, तो जो कि साहित्यकार है। तो मेघदूत में इन्होंने, कालिदास ने लिखा है कि जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड़कियां नृत्य करती थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड़कियां नृत्य करती थी। और ये देवदासी प्रथा में ऐसा होता था, अगर किसी की 2 पुत्रियां हैं तो जो बड़ी पुत्री होती थी उसको मंदिर की में सेवा के लिए दे दिया जाता था। मंदिर में सेवा के लिए दे दिया जाता था। फिर उन्हीं का पुजारी वगैरह शोषण करते थे। तो देवदासी प्रथा ये थी। तो इसका जिक्र किसमें है? मेघदूत में। यानी कि उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे लड़कियाँ नृत्य करती थी। और देखिए, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ कब? गुप्त काल में। ब्राह्मण धर्म का उत्थान होगा तो ऑब्वियसली कौन कमज़ोर होंगे? इसके अपोजिशन में। अपोजिशन में कौन हुए? जैन और बौद्ध, मतलब तत्कालीन जैन और बौद्ध। ठीक है, तब जैन और बौद्ध कमज़ोर हुए, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। देखिए, हरिहर की अवधारणा आई। हरिहर की अवधारणा आई। हरि कहते हैं विष्णु भगवान को और हर कहते हैं महादेव को, यानी कि शिव जी को। हरि और हर की अवधारणा कब आई? गुप्त काल में। त्रिदेव की अवधारणा आई। त्रिदेव कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि के पालक, सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालक और महेश सृष्टि के संहारक, यानी कि त्रिदेव की अवधारणा कब आई? गुप्त काल में। हरिहर की अवधारणा, विष्णु और शिव जी की अवधारणा भी कब आई? गुप्त काल में। यानी कि इनकी अवधारणा, इसका मतलब ब्राह्मण धर्म का उत्थान होना जरूरी था, मतलब होना स्वाभाविक था। ओके, चलिए। और भूमिकर कितना था? भूमिकर था भोग का 1/6 भाग। ठीक है, सॉरी, भूमि का 1/6 भाग, मतलब जो भी उनको अनाज का प्राप्त होगा उसका 1/6 भाग राजा को देना होता था। ठीक है, चलिए। और जो देवमात्रक भूमि थी, देवमात्रक भूमि थी जो बिना सिंचाई के कृषि होती थी इसमें। ठीक है, देवमात्रक भूमि थी, यानी कि जिसमें एक तरह से कह सकते हैं सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि देवताओं की दया थी जिसमें देवमात्रक भूमि, तो वो बिना सिंचाई के हो जाती थी कृषि उसमें। और जो अदेवमात्रक थी इसमें हमको सिंचाई करनी पड़ती थी। देवमात्रक में इंद्र देवता बरसा देते थे पहले ही अपने हाथ से, तो इसमें सिंचाई नहीं करनी पड़ती थी। अदेवमात्रक में सिंचाई से कृषि होती थी।
और प्रमुख उद्योग थे गुप्त काल में सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या थे? प्रमुख उद्योग थे। और प्रमुख बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति और भड़ौच। ताम्रलिप्ति और भड़ौच क्या थे? प्रमुख बंदरगाह गुप्त काल में। और ताम्रलिप्ति से कहाँ व्यापार होता था? दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। ताम्रलिप्ति से व्यापार होता था दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। ठीक है। और व्यवसायियों का संगठन श्रेणी कहलाता था। श्रेणी कहते थे व्यवसायियों के संगठन को। और व्यापारियों का काफिला जाता था जो उसको सार्थ कहते थे। गुप्त काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थ कहते थे। और जो सार्थ का प्रमुख होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। जो सार्थ का प्रमुख होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। व्यवसायियों का संगठन श्रेणी कहलाता था। व्यवसायियों का संगठन श्रेणी कहलाता था। भारत का स्वर्णकाल व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से किसको कहा गया है? मौर्य काल को। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भारत का स्वर्णकाल कहा गया है मौर्य काल को। और भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है गुप्त काल को। गुप्त काल को कहा गया है लेकिन किसकी दृष्टि से? देखिए, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से हमने किसको बोला? मौर्य काल को। देखिए, कालिदास क्या थे? साहित्यकार थे ना। साहित्यकार, तो कालिदास का बहुत बड़ा नाम है तो साहित्य हो गया। और विज्ञान हो गया, गणित और कला। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित की उन्नति के दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित। कला, साहित्य, गणित, विज्ञान की उन्नति के दृष्टि से भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भारत का स्वर्णकाल मौर्य काल को। ठीक है। और ये जो साहित्यकार मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर, वही मैक्स मूलर वेदों के पंडित कहते हैं जिनको। मैक्स मूलर ने पुनर्जागरण काल कहा, गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल किसने कहा? साहित्यकार मैक्स मूलर ने। ठीक है। और गुप्त काल में ही जो नाटक लेखन था वो विकसित हुआ। नाटक लेखन विकसित कब हुआ? गुप्त काल में। जो नाटक लिखे जाते हैं ना, उससे पहले नहीं लिखे जाते थे। तो और जो नाटक होते थे वो सुखांत होते थे। सुखांत यानी कि जो उनकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती थी कुल मिला के। ठीक है। नाटक की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती थी। और प्रेम प्रधान होते थे। ठीक है। प्रेम प्रधान होते थे। और इनमें कोई विशिष्ट पात्र होता था। उनमें कोई विशिष्ट पात्र होता था। जैसे मालविकाग्निमित्रम है, प्रेम प्रधान है। और अभी मुझे याद नहीं आ रही। कालिदास की कई रचनाएं हैं जो कि, और उनका सबका अंत लगभग क्या होता था? मतलब अंत सुखांत ही होता था। और प्रेम प्रथा, और उनमें विशिष्ट पात्र होता था। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। और उनमें भी विशिष्ट पात्र ये हो गए, शकुंतला और दुष्यंत। फिर इनके पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो नाटक लेखन विकसित कब हुआ? गुप्त काल में। और सुखांत होते थे नाटकों का अंत हैप्पी एंडिंग होती थी। लेकिन एक अपवाद है इसका, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अंत क्या था? दुखांत था। मृच्छकटिकम का अंत क्या था? दुखांत था। जैसे कोई मूवी होती है ना, मतलब हैप्पी एंडिंग होगी तो सही है, लेकिन उसमें लास्ट में बाई चांस हीरो ही मर गया या हीरोइन ही मर गई तो उसका एंडिंग क्या हो जाता है? दुखांत हो जाते हैं। तो ये ऐसी एक मृच्छकटिकम लिखा गया था। तो इसका क्या था? इसका अंत दुखांत था। और ये लिखा था मृच्छकटिकम शूद्रक ने। मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने। ठीक है। और इसमें क्या था? ब्राह्मण सार्थवाह, ब्राह्मण सार्थवाह, चारुदत्त व वैश्या बसंत सेना की प्रेम कथा है। इसमें ब्राह्मण सार्थवाह, चारुदत्त, ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या बसंत सेना की प्रेम कहानी है इसमें। ठीक है। किसमें? मृच्छकटिकम में। अब ब्राह्मण और वैश्या का संबंध, मतलब इसलिए हैप्पी एंडिंग नहीं हुई होगी, ऐसी कुछ होगा। हालांकि मुझे मृच्छकटिकम पढ़ा नहीं है। चलिए। और जो संभवतः पहला नाटक किसको माना जाता है? स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता को पहला नाटक माना जाता है। यानी कि किसका है? ये भास का है। ठीक है। चलिए। और विंसेंट स्मिथ की एक बुक है, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने किसको कहा? भारत का नेपोलियन कहा था किसको? समुद्रगुप्त को। इनकी बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? विंसेंट स्मिथ की। विंसेंट स्मिथ की बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अब एक बार गुप्त वंश का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम गुप्त वंश तो देख चुके हैं, अब इसमें शॉर्ट में सब चीज़ें अरेंज की हैं। चलिए।
गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहते हैं। किसकी दृष्टि से? गणित, विज्ञान, साहित्य और कला की दृष्टि से। चलिए, संभवतः गुप्त क्या थे? कुषाणु के सामंत थे। गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। गुप्तों की राजधानी कौशाम्बी थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्तों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्तों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और राजधर्म क्या था? वैष्णव था। राजधर्म क्या था? वैष्णव था। गुप्त वंश में कौन सी? ये त्रिदेव की धारणा गुप्त वंश में आई। हरिहर की धारणा भी गुप्त वंश में आई। देखिए, वैष्णव, विष्णु भगवान का सवारी क्या होती है? गरुड़। तो अगर राजधर्म वैष्णव है तो राज चिन्ह क्या हो गया? गरुड़ हो गया। और इनका प्रमुख खेल था चतुरंग। प्रमुख खेल था चतुरंग। चतुरंग शतरंज का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, तो ये थे गुप्त काल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखिए, संस्थापक हमने पढ़ा है श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने उपाधि धारण की थी महाराज और आदिराज की। महाराज और आदिराज की उपाधि धारण किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त के बारे में एक दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। मगध में मंदिर निर्माण हेतु 24 गांव दान दिए। मगध में मंदिर निर्माण हेतु 24 गांव दान दिए। किसने? श्रीगुप्त ने। इसकी जानकारी किसने दी थी? चीनी यात्री इत्सिंग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने जानकारी दी कि मगध में मंदिर निर्माण हेतु 24 गांव दान में दिए थे श्रीगुप्त ने। ठीक है, और इनकी उपाधि थी महाराज और आदिराज। महाराज और आदिराज। दूसरे थे घटोत्कच। घटोत्कच, इनका भी कुछ खास नहीं है, उपाधि थी महाराज। उपाधि थी महाराज, दोनों की उपाधि महाराज। बस ये फर्स्ट में आए श्रीगुप्त, इसलिए आदिराज भी हुए। आदिराज महाराज। श्रीगुप्त, घटोत्कच हुए महाराज। सॉरी। अब है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इनको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इन्होंने विवाह किया था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। तो लिच्छवी दौहित्र इनके पुत्र को बोलते हैं, इनकी समुद्रगुप्त को। और इन्होंने एक राजा रानी प्रकार का सोने का सिक्का जारी किया था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, राजा रानी प्रकार का सिक्का। और उसमें क्या था? सिक्के के एक तरफ लक्ष्मी देवी बनी थी और दूसरी तरफ ये ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त का चित्र था। दूसरी तरफ देवी और चंद्रगुप्त का चित्र था, एक तरफ लक्ष्मी देवी बनी थी। तो राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अच्छा, जहाँ जब ये गद्दी में बैठते हैं 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में जब ये गद्दी में बैठते हैं, तब ये गुप्त वंश संवत की शुरुआत भी करते हैं। तो 319 ईस्वी में कौन सा संवत शुरू हुआ था? गुप्त वंश। तो गुप्त संवत की शुरुआत होने और इनका राज्याभिषेक 319 में, इसका उल्लेख कहाँ पे है? मथुरा अभिलेख में। मथुरा अभिलेख में जिक्र है किसका? गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। और इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त। अभी पढ़ेंगे आगे। गुप्त साम्राज्य के पहले स्वतंत्र शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। शायद से इसलिए इनको इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। और देखिए, 319 ईस्वी में हमने बोला गुप्त संवत। तो शक संवत कब आया? शक संवत आया 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क कौन था? कुषाण राजा था। विक्रम संवत कब आया? विक्रम संवत आया था 57 या 58 ईसा पूर्व। 57 या 58 ईसा पूर्व। और एक हिजरी संवत था। हिजरी संवत मुस्लिम कैलेंडर था, ये आया था 622 ईस्वी में। और जो वर्तमान हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, इनको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था ना, और प्रतिव्याय प्रतिरथ, यानी कि जिसका पृथ्वी पर प्रतिव्याय प्रतिरथ कोई प्रतिद्वंदी ना हो, और ये इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो इनको अश्वमेध कर्ता बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोलते हैं, लिच्छवी दौहित्र बोलते हैं, कविराज बोलते हैं। ये तो सारे आसान हैं। पराक्रमांक व्याघ्र पराक्रमांक अप्रतिरथ, और क्या बोलते हैं? पराक्रमांक व्याघ्र पराक्रमांक और अप्रतिरथ। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? और पराक्रमांक व्याघ्र पराक्रमांक और अप्रतिरथ। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के बचपन का नाम था कांच। कांच किसके बचपन का नाम था? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लेख।
प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था, लेकिन उत्कीर्ण किसने किया था? तिलक भट्ट ने। अब प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों की चर्चा है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों की चर्चा है और इसमें इन्होंने कहा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सॉरी क्या बोल रही हूँ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों साइड से ये इसको कौन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, 3 समुद्रों का पानी कौन पीता था? समुद्रगुप्त का घोड़ा। यानी कि ये पूरा राज्य किसका था? समुद्रगुप्त का ही था, इतना पूरा हिस्सा। ये नहीं कि इसका घोड़ा इधर उधर पानी पीने जाता था। तो इसमें समुद्रगुप्त के विजयों की चर्चा है और इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, ये इसकी तारीफ में लिखा है। और समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज हो गई। सिक्के कौन से थे? मयूर शैली में थे, बीणा बजाते हुए सिक्के थे और मयूर शैली में थे। और समुद्रगुप्त विष्णु भगवान के उपासक थे। समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? वैसे तो गुप्त लगभग क्या थे? वैष्णव थे, तो ये विष्णु के उपासक थे। राज्य चिन्ह था इनका गरुड़। और समुद्रगुप्त ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कृष्ण चरित्र। इन्होंने कृष्ण चरित्र करके एक पुस्तक भी लिखी। किसने? समुद्रगुप्त ने। और प्रयाग प्रशस्ति लेख में श्रीलंका के राजदूत द्वारा बौद्ध मंदिर निर्माण की आज्ञा मांगी गई है ये समुद्रगुप्त से। बौद्ध भिक्षु बसु बंधु द्वारा श्रीलंका के राजदूत, इन्होंने बौद्ध मंदिर बनाने की अपील की थी समुद्रगुप्त से, जिसको समुद्रगुप्त ने स्वीकार किया था। इसका उल्लेख भी है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। और फिर हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त बड़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा। फिर रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी हत्या कर देती है अपने पति की, यानी कि रामगुप्त की, और चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लेती है। चलिए, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अब देखेंगे। इनका काल था 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न विराजते थे। ठीक है, नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और वर रुचि। ठीक है, इनके बारे में ऊपर देख चुके थे। जैसे वराहमिहिर खगोलज्ञ थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, कालिदास साहित्यकार हो गए, बेताल भट्ट जादूगर हो गए, छपणक भी ज्योतिष हो गए और घटकपर भी ज्योतिष थे। चलिए अब देखते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी एक पत्नी थी और कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हुई प्रभावती का विवाह इन्होंने किया था वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का। चलिए, और साहित्य एवं कला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? गुप्त काल को। साहित्य एवं कला का स्वर्णकाल कहते हैं गुप्त काल को। शकों का अंत किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसलिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों का अंत करने के कारण इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत में केवल 14 लोगों ने ही यह उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के केवल 14 लोगों ने ही उपाधि धारण की थी। इन्होंने सिक्का चलाया था चांदी का, हिंदू धर्म का विकास हुआ था और ये अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। चीनी यात्री फाहियान आया था, फूको की बुक लिखी थी और उसने भारत में व्यापार की स्थिति को गंदा बताया था। कौड़ियों के बाहर से व्यापार होता था, इनकी व्यापार की स्थिति घट चुकी थी। और देवी चंद्रगुप्तम में ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, जो कि किसने लिखी है? देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस भी लिखी है। और मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में, जो कि जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। इनकी उपाधियाँ थी विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य, शकारी। विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य, शकारी। विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य, शकारी। और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। इनके समय शिक्षा केंद्र थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इनके काल में 2 शिक्षा केंद्र थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इनके दरबार में विदेशी यात्री आया कौन? फाहियान फूको की वाला। अब देखेंगे हम
गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ ये हमने एक साथ लिख दी हैं। श्रीगुप्त की थी आदिराज और महाराज, घटोत्कच की सिर्फ महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त की अप्रतिरथ कविराज व्याघ्र पराक्रमक, अप्रतिरथ कविराज व्याघ्र पराक्रमक अश्वमेधकर्ता भारत का नेपोलियन। ये समुद्रगुप्त की अप्रतिरथ कविराज व्याघ्र पराक्रमक अश्वमेधकर्ता भारत का नेपोलियन। ये थी समुद्रगुप्त की उपाधियाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी उपाधियाँ थी विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य। ये थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि। चलिए अब देखते हैं सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे? हिंद यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानियों ने। और भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। और एक सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए भारत में गुप्तों ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने। शुद्ध चलाए थे कुषाणों ने और सबसे पहले चलाए थे हिंद यूनानियों ने। चलिए अब आते हैं समुद्रगुप्त की विजय अभियान। समुद्रगुप्त की विजय अभियान कितने थे? 5। इनका उल्लेख किसमें किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के 5 विजय अभियानों का उल्लेख है, जो कि कैसे लिखे हैं? चंपू शैली में, यानी कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है चंपू शैली। जो विजय अभियान थे इसमें गंगा यमुना दोआब के शासक और पूर्वी हिमालय के शासक कौन कौन से थे? पूर्वी हिमालय के शासक असम और नेपाल। आठविक राज्य यानी कि जंगली क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, आठविक राज्य विंध्य क्षेत्र। इसमें आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। उत्तरावत में आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त में 2 अभियान थे ना, पहली बार में 3, दूसरी बार में 6 राजाओं को पराजित करता है। और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। तो 5 जो विजय अभियान थे कौन से थे? गंगा यमुना दोआब के शासक, पूर्वी हिमालय के शासक यानी कि असम और नेपाल में, पूर्वी हिमालय के शासक, आठविक क्षेत्र यानी जो जंगली क्षेत्र था, विंध्यन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और आर्यावर्त में 9 राजाओं को हराया, दक्षिणावर्त में 12 राजाओं को हराया। चलिए आर्यावर्त या उत्तरावत भी बोलेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, उन्हीं के बारे में पढ़ना है भी। इनकी उपाधि है श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। इनकी उपाधि क्या है? श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ये। और महायान, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको क्या कहते हैं? महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसको कहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय में समय की माप हेतु जल घड़ी का प्रयोग करते थे। समय की माप हेतु जल घड़ी का प्रयोग कहाँ करते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त किए कुमारगुप्त के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे कुमारगुप्त के। कितने? 18 अभिलेख। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर भी पाया गया इन्हीं का। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर पाया गया इन्हीं कुमारगुप्त का। कहाँ से मिला? बयाना स्थान है राजस्थान में। कितने मिले थे? 623 कॉइन मिले थे, 623 सिक्के मिले थे। कहाँ से? बयाना राजस्थान से। किस में थे ये शैली? मयूर शैली में सिक्के बने थे, ठीक है। चलिए अब चंद्रगुप्त, हाँ अभी हमने वो देखी थी ना, उपाधियाँ देखी थी। उपाधियाँ किस किस की देखी थी हमने? सबसे पहले श्रीगुप्त की देखी थी, आदिराज और महाराज। फिर घटोत्कच की थी, महाराज। फिर चंद्रगुप्त प्रथम की थी महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त की थी लिच्छवी दोहित्र, भारत का नेपोलियन। अश्वमेधकर्ता, एक सेकेंड में देख लेती हूँ। अश्वमेधकर्ता, वेट लिच्छवी दोहित्र, भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता। और हाँ अप्रतिरथ कविराज व्याघ्र पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, भारत का नेपोलियन।
नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय की थी विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य। विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब और फिर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की है श्री महेंद्र महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की है श्री महेंद्र महेंद्रादित्य। फिर शकंदगुप्त की है शकरादित्य देवराय। शकरादित्य और देवराय, शकरादित्य और देवराय। एक बार फिर से देखते हैं। श्रीगुप्त की महाराज आदिराज, श्रीगुप्त की महाराज अधिराज। घटोत्कच की महाराज और चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त की अप्रतिरथ कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता भारत का नेपोलियन लिच्छवी दोहित्र। अप्रतिरथ कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक परक्रमांक, अश्वमेधकर्ता भारत का नेपोलियन। और चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, विक्रमादित्य। विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त और विक्रमादित्य। और कुमारगुप्त की थी श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की थी श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। स्कंदगुप्त की शकरादित्य और देवराय, शकरादित्य और देवराय। अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त, इनकी उपाधि थी शकरादित्य और देवराय। स्कंदगुप्त के समय सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में है। जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में है। स्कंदगुप्त के काल में भारत में सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण हुआ। स्रोत किस क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। और जो हुणों का नेता था, हुणों का नेता था तोरमाण मिहिरकुल। तोरमाण मिहिरकुल हुणों का नेतृत्व करता था। ठीक है, हुणों का नेतृत्व किसने किया था? तोरमाण और मिहिरकुल ने। स्कंदगुप्त की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। स्कंदगुप्त की राजधानी थी अयोध्या। और स्कंदगुप्त के चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। स्कंदगुप्त के चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। शकरादित्य और देवराय, शकरादित्य और देवराय। स्कंदगुप्त की भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कब का था? 510 ईस्वी का था। इसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। विष्णुगुप्त तृतीय, अंतिम गुप्त सम्राट कौन है? विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम गुप्त सम्राट, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय। वैष्णव धर्म को मानते थे, तो इनके नाम में विष्णु विष्णु बहुतों के नाम पे है। तो विष्णुगुप्त तृतीय क्या रहे? अंतिम सम्राट रहे गुप्त वंश के। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। तो अब यहाँ की रचनाएं देखते हैं। कालिदास, कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमारवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमारवंशम। ये सारे क्या हैं? कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये पहली बुक है, ये पहली किताब है जिसका अनुवाद हुआ था यूरोपीय भाषा में। पहली किताब जिसका अनुवाद हुआ था यूरोपीय भाषा में क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने किया। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरे साहित्यकार। ये थे भास। भास ने लिखा था स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता और उरुभंग। उरुभंग किसने लिखा? भास ने। उरुभंग, स्वप्न वासव दत्ता, भास। उरुभंग, स्वप्न वासव दत्ता, भास। उरुभंग और स्वप्न वासव दत्ता, भास। दंडी ने लिखा काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दंडी ने। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन किसने लिखा? दंडी ने। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन किसने लिखा? दंडी ने। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये लिखा विशाखदत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये लिखा विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस क्या थी? मौर्यकालीन रचना थी। किस पे लिखी थी? घनानंद के अमात्य राक्षस पे लिखी थी। किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। और देवी चंद्रगुप्तम, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा था विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। उरुभंग किसकी थी? भास की। उरुभंग भास की। स्वप्न वासव दत्ता तो भास, चलो ठीक है। और काव्य दर्शन दंडी की। काव्य दर्शन दंडी की। 10 कुमार चरित्र दंडी की। बाराह मिहिर की बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बाराह मिहिर की बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका बाराह मिहिर की क्या थी? ये खगोलज्ञ थे। अमर कोश थी अमर सिंह की।
अमर कोश थी अमर सिंह की, अमर सिंह ने लिखी अमर कोश, अमर सिंह ने लिखी अमर कोश। और आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम किताब लिखी आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम किताब किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के। और ये गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी भी थे, गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी भी थे। पृथ्वी गोल है और शून्य के बारे में भी किसने बताया? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी गोल है और शून्य के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट, पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्टियम किसने लिखा? इन्होंने, आर्यभट्ट ने। एक बार फिर से किताबें देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव, ये तो कालिदास की। उरुभंग और स्वप्नवासव दत्ता भास की। उरुभंग, स्वप्नवासव दत्ता, भास, स्वप्नवासव दत्ता, उरुभंग, भास, भास की, उरुभंग और स्वप्नवासव दत्ता। काव्य दर्शन, काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र, दंडिन। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र, दंडी। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, बाराहमिहिर। अमरकोश अमर सिंह की, अमरकोश अमर सिंह की। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की। चलिए अब देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गुप्तकाल के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये है उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मणिनाग का मंदिर बिहार में, मणिनाग का मंदिर बिहार में। मणिनाग का मंदिर कहाँ है? बिहार में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये है छत्तीसगढ़ में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर से बोलेंगे, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में। मणिनाग का मंदिर बिहार में, मणिनाग का मंदिर बिहार में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। तो ये है हमारा गुप्तवंश। गुप्तवंश का हो गया समापन। तो चलिए, धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।